हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन के क्लास में हमने आपको जिस वे में आपको समझा रहे थे कि पहले हम 1 या 2 दिन आपको थ्योरी पेपर करवाते थे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव करवा लेते थे। तो वो आप लोग को भी रिस्पॉन्स आ रहा था, अच्छा रिस्पॉन्स आया कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो हम वही पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है साउंड, ठीक ना। अब साउंड को हम लोग देखते हैं, ये फिजिक्स का चैप्टर है। ये साउंड होता क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक ना। पहला क्या है पॉइंट में देखते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक ना, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है तो क्या होता है, साउंड। क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये फॉर्म ऑफ एक एनर्जी होता है, ठीक ना। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट में हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। और ये क्या है, एक एनर्जी का टाइप है, ठीक है। आते हैं आगे, क्या कहता है, साउंड कैन नॉट मूव थ्रू वैक्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वैक्यूम में कभी भी ट्रैवल नहीं करता है, मूव नहीं करता है। जिसे मान लेते हैं कि चांद में अगर, ठीक ना, चांद में जाके कुछ अगर ये होता है, वहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस किया जाता है तो कभी अर्थ तक पहुँचेगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में ये अर्थ है, ये मून है, इसके बीच में जो क्या होता है कि ये वैक्यूम जगह होता है, ठीक ना। मतलब स्पेस होता है जिसको जिसके थ्रू यहाँ, अगर इसके बीच में अगर वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो यहाँ का साउंड कभी भी अर्थ तक नहीं पहुँच सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा चांसेस बनता है कि आप लोग को पूछा जाएगा क्या एस्ट्रोनॉट्स होते हैं तो एक दूसरे की बात को सुन नहीं पाते हैं, तो क्यों, क्योंकि साउंड क्या करता है, वैक्यूम में मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। आते हैं, ठीक है। क्या बोलता है कि साउंड इज अ वेव दैट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब क्या है, आगे बढ़ने को हम लोग प्रोपागेशन कहते हैं, ठीक ना। इसको ट्रैवल कह सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगला, क्या कहता है, द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट ओनली टू एंड फ्रो, ठीक है ना। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे सिर्फ ये वाइब्रेट करते हैं। दे डू नॉट मूव विथ साउंड, ठीक ना। दे डू नॉट मूव विथ दिस साउंड, ठीक ना, मतलब साउंड के साथ ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो वेव होता है ये दो तरह के होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक ना। हम आप देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन मीडियम मूव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जिधर वेव जा रहा है, जैसे इस तरह से वेव जा रहा है, और क्या बोलता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। अगर ये प्रोपगेशन का डायरेक्शन है और अगर पार्टिकल भी इधर ही मूव कर रहा है, यानी क्या हो रहा है कि जिधर वेव जा रहा है वही डायरेक्शन है किसका, पार्टिकल का। तो इस तरह के जो वेव कहलाएंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएंगे, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है कि देखिए, जिस तरह से पढ़े थे बस उससे थोड़ा सा डिफरेंस है कि पार्टिकल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जो प्रोपगेशन होगा, डायरेक्शन वेव का जो डायरेक्शन होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये वेव का डायरेक्शन है और इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा। ये दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि बात को एकदम सिंपली समझा जा सकता है कि एक का डायरेक्शन अगर इस तरह है तो दूसरे का डायरेक्शन इस तरह होगा। मतलब ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक ना। लॉन्गिट्यूडनल यानी प्रोपागेशन का, जो साउंड प्रोपागेशन का डायरेक्शन होगा, पार्टिकल का मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा। और इसी तरह ट्रांसवर्स वेव का मतलब कि प्रोपागेशन का डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, एक दूसरे का 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। इसको ये ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। आते हैं आप साउंड वेव पे। साउंड वेव प्रोपागेट थ्रू द कंटिन्यूअस मीडियम बाय कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ऑफ द पार्टिकल दैट क्या है, कंप्रोमाइज द मीडियम। अब यहाँ पे बात को समझना है कि ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन का मतलब, रेयरफेक्शन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं दो कंसेप्ट यहाँ पढ़ना है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं सी मतलब कंप्रेशन और ये आर मतलब रेयरफेक्शन। यहाँ पे देखिए मतलब क्या होता है कि पार्टिकल हैं ये, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, इसका मूवमेंट हो रहा है। तो यह हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ यूनिफॉर्म देख रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन है यहाँ पे, ये जो है यूनिफॉर्म है। लेकिन यही पार्टिकल को अगर कोई प्रेस लगा, इधर से कोई फोर्स लगा देता है इधर से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये पार्टिकल एक दूसरे से कहीं जगह क्या हो जाएंगे, एकदम करीब हो जाएंगे। तो जब एक बहुत सामने सामने अगर कोई पार्टिकल हो जाता है, इस तरह से पार्टिकल हो गया, एकदम सामने सामने हो गया, तो ये क्या हो गया है, कंप्रेशन हो गया यहाँ का। लेकिन यही पार्टिकल कुछ दूर जाने के बाद थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, तो इसको, इस पार्ट को बोलेंगे कंप्रेशन, इस पार्ट को बोलेंगे रेयरफेक्शन, ठीक ना। मतलब यहाँ पे कंप्रेस होके एक जगह जमा हो जा रहा है तो कंप्रेशन हो गया, फिर अगर रेयर हो जा रहा है मतलब पार्टिकल दूर दूर हो जा रहा है तो वो रेयरफेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने क्या मिल रहा है कि ये पार्ट में कंप्रेशन दिख रहा है, यहाँ रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों मौजूद होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग इस तरह से देखा है, ये जो बार कोड टाइप से दिख रहा है ना, ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन, इस तरह से समझाया गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, तो डेंसिटी ऑफ प्रेशर, ठीक ना। अब डेंसिटी का मतलब क्या हो रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, देखिए कितना अच्छा से समझाया गया है। यहाँ देखिए ये है ऊपर वाले पार्ट हैं कि मतलब यहाँ ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना, बहुत कंप्रेस हो जा रहा है, तो देख रहे हैं ये कंप्रेशन है। और धीरे धीरे नीचे आने का मतलब ये बहुत कम हो जा रहा है, देख लीजिए, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, कम हो जा रहा है, फिर यहाँ गया बहुत ज़्यादा कंप्रेशन, फिर नीचे कम हो गया, फिर यहाँ ज़्यादा हुआ। इस तरह से ऊपर वाले, जैसे इसको हम कंप्रेशन में, इसको रेयरफेक्शन में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्राफ बनता है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। याद रखना है, अगर कोई भी वेव इस तरह से बने, देखते हैं हम बना देते हैं आप लोग को एक बार, इस तरह से है, इस तरह से, अगर हो ज़्यादा हो गया ना, इस तरह से है, तो इस तरह से अगर कोई वेव ट्रैवल कर रहा है इस तरह से, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, इसको कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और ये नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रफ, इसको ट्रफ बोलते हैं, जो कि यहाँ हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रफ लिखा हुआ है, ये जो है ट्रफ लिखा हुआ है नीचे वाले पार्ट को, और ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट लिखा हुआ है इसको, हाँ, इस पार्ट को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग, पिक पॉइंट जो रहता है उसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे ये लेमडा क्या है, ये सारा चीज़ हम एक एक करके, ये ए क्या है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये वेवलेंथ होता है लेमडा, ठीक है। हम लोग एक एक करके ये सारे चीज़ को समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हम जो यहाँ पे समझाएंगे इसको समझा रहे हैं, क्या बोलता है, दिस डायग्राम ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड how vibration in your school bell disturb air near it and sound progress because of this disturbance। इस तरह से एक डिस्टर्ब क्रिएट करता है, जो क्या होता है, जो स्कूल का जो वेल होता है वो डिस्टर्ब क्रिएट करता है, और एक क्या करता है, ये साउंड को प्रोपागेट यानी प्रोग्रेस करने में क्या करता है, इस डिस्टर्बेंस के चलते प्रोपागेट करता है। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड का क्या करेक्टरिस्टिक्स है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखिए पहला करेक्टरिस्टिक एम्पलीट्यूड, देखिए हम एम्पलीट्यूड क्या बताए थे, यहाँ पे समझ लीजिए, बस ये वेव पे ही है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो है, ये दूरी जो है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो हर जगह के लिए ये होगा एम्पलीट्यूड, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का हो, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। देख रहे हैं यहाँ पे तो ए लिख भी दिया इसलिए ताकि इसको हम लोग समझ सकते हैं एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे डिफिनेशन पे आते हैं, डिफिनेशन क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। देख रहे हैं मीन पोजीशन, देखिए इस तरह से है, इसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। ये जो है अब यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस होगा उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, मतलब इसको ए से दर्शाते हैं। अब ये एम्पलीट्यूड नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो, मान लेते हैं इस तरह से रहे,
और इस तरह से हो सकता है इंटेंसिटी, इस तरह से बन सकता है। एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो ये एम्पलीट्यूड कहलाए। अब इस सब का यूज कहाँ पे है ये सब आप लोग धीरे धीरे समझिएगा। फिलहाल अभी बातों को समझते चलिए कि एम्पलीट्यूड क्या था, ये क्लियर हो गया। अब हम आप लोगों को लेमडा के बारे दिखाए थे, हम बोले थे कि ये वेवलेंथ होता है। अब वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, पहले हम आपको एक कंसेप्ट दे लेते हैं, फिर यहाँ पे डिफिनेशन दिखाएंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आएगा वेवलेंथ क्या होता है। इस तरह से है, यहाँ से इस तरह से प्रोपागेट कर रहा है साउंड वेव, ठीक है। अब देखते क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसके बीच का कितना डिस्टेंस है ऊपर वाले का सिर्फ, तो इसको लैम्डा कहते हैं। एक मतलब मैक्सिमम क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का मतलब, और वो भी रेगुलर हो, ऐसा नहीं कि ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट ले लो। मतलब ये सामने सामने वाले क्रेस्ट को बीच के जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। अब देखते क्या कहता है, यहाँ पे बोलता है वेवलेंथ का कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसिक्यूटिव रिफ्रैक्शन रेयरफैक्शन। मतलब क्या है कि दो कंप्रेशन के बीच में, जिसे यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है। तो ये कंप्रेशन और ये कंप्रेशन के बीच का जो गैप है, मतलब ये कंप्रेशन पिक पॉइंट था, ये कंप्रेशन पिक पॉइंट था, इसके बीच का जो लेंथ हुआ इसको हम लोग वेव लेंथ कहते हैं, ठीक ना। मतलब दो कंप्रेशंस के बीच में कह सकते हैं, या दो रेयरफैक्शन के बीच का भी कह सकते हैं। अगर ये रेयरफैक्शन लेते हैं तो ये भी वेवलेंथ हो जाएगा, अगर इसको हम कंप्रेशन के रूप में लेते हैं तो ये कंप्रेशन भी आपका वेवलेंथ कहलाएगा। लेकिन टू मैक्सिमम या टू मिनिमम, ठीक ना, रेयरफैक्शन के बीच का या फिर कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या सिंपली कह सकते हैं कि दो कंसिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये दो कंसिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, ये आपका क्या कहलाया, वेवलेंथ कहलाया, ठीक है ना। तो ये करेक्टरिस्टिक्स में एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया और आपका वेवलेंथ क्लियर हो गया। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी की तरह। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। अब ये क्या है, इसको ध्यान देना है, ठीक ना। तो ये फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हम लोग जनरल लाइफ में सुनते हैं कि फ्रिक्वेंसी इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना कम हो गया, ये फ्रिक्वेंसी होता क्या है। तो बहुत ही आसान वे में हम लोग अगर यही वेवलेंथ से ही हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कोई वेव दिया हुआ है, वेव का ये दिया ग्राफ दिया हुआ। अब क्या करेंगे, अगर एक सेकेंड के अंदर, हाँ, एक सेकेंड के अंदर कितना साइकिल पूरा करता है, अगर यहाँ से स्टार्ट कर दे, जिसे हम दूसरा क्लास से दिखा देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके एक ऊपर वाले क्रेस्ट पे गया और एक ट्रफ से होकर फिर मीन पोजीशन तक आने में एक साइकिल कहलाता है ये, ठीक ना। तो ये एक साइकिल हुआ, ठीक है। और ये यहाँ से दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं ताकि और भी क्लियर। यहाँ से है, ये दूसरा साइकिल स्टार्ट होके यहाँ तक गया, ये आपका दूसरा साइकिल है। इसी तरह तीसरा साइकिल स्टार्ट होता है यहाँ से उठ के यहाँ तक गया, ये आपका तीसरा साइकिल है। यानी कि 1 2 3 ये साइकिल्स हैं, ठीक ना, एक साइकिल को पूरा करता है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्या है, क्या कहता है कि एक सेकेंड के अंदर कितना साइकिल कंप्लीट करता है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक ना। कि नंबर ऑफ अ साइकिल पर यूनिट टाइम यानी एक सेकेंड का बात कर रहा है। तो ये कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं, फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे, फिर से देखिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, यानी ऑसिलेशन यानी नंबर ऑफ साइकिल, ठीक ना, पर यूनिट टाइम। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेवरेशन, नंबर ऑफ वेवरेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। तो आप लोग की मर्जी है कि डिफाइन कैसे करिए, लेकिन बात को समझना है, ये साइकिल है कि कितना साइकिल को एक सेकेंड में ये कंप्लीट कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या बोलता है, टाइम टेकन बाय टू कंसिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक ना। अगर एक साइकिल में देखते हैं, एक साइकिल यानी दो कंप्रेशन भी हो गया, रेयरफैक्शन भी यहाँ पे हुआ, देख लेते हैं, ये कंप्रेशन हो गया, ये रेयरफैक्शन हो गया। तो कहता क्या है कि टाइम टेकन बाय टू कंसिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी एक साइकिल को पूरा करने
में जितना टाइम लेता है एक साइकिल, यही ना हुआ। दो कंसेक्यूटिव का मतलब देखिए क्या कहता है कि अगर यहाँ से इस तरह से जा रहा है, ठीक ना, अब फिर यहाँ तक आया, तो ये आपका कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, सॉरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में ये वेवलेंथ कहलाता था, जो डिस्टेंस होता था। लेकिन वही वेवलेंथ को, यानी दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। तो बस यही था आपका कुछ। अच्छा, और एक पिच है ना, देख लेते हैं एक बार। अब टाइम पीरियड के लिए क्या कहता है कि वन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड को दो बार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा वन टाइम पीरियड लिखा है, यहाँ पे इसको लिखने नहीं सक रहा था। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाय टाइम पीरियड है, ये चीज वो कहना चाह रहा है एक्चुअल में, ठीक है। कि फ्रीक्वेंसी हमेशा रेसिप्रोकल होता है किसका, टाइम पीरियड का। हालांकि यहाँ पे ये लिख नहीं पाया, इसको थोड़ा सा एरर हो गया लिखने में, चल खैर कोई बात नहीं। आते हैं नेक्स्ट पे। बोलता है पिच क्या होता है, तो हायर फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच। मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा पिच होता है, ठीक है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी के साथ सिंपल रिलेशन है पिच का। तो देखते क्या है, यहाँ है लो पिच, ठीक है। तो यहाँ पे लो पिच इसलिए है क्योंकि देख रहे हैं कि एक साइकिल को पूरा करने में इतना टाइम ले रहा है, इसको एक साइकिल में इतना ही सा टाइम ले, देखते हैं इतना सा टाइम लिया और ये इतना ले लिया। तो डिपेंड करता है कि कितना दूरी ट्रैवल कर रहा है। हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लो पिच है, और यहाँ से यहाँ तक अगर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा इसका पिच कहलाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये आपका पिच क्लियर हो गया। अब लाउडनेस का मतलब क्या है, ठीक ना। आइए, लाउडनेस मतलब डिटरमिन्ड बाय एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा, देखिए यहाँ पे हाई एम्पलीट्यूड साउंड और यहाँ पे लो एम्पलीट्यूड साउंड, मतलब जिसका जितना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा उसका लाउडनेस होगा, और जिसका जितना ही कम एम्पलीट्यूड होगा उतना ही कम उसका लाउडनेस होगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड है, और इसका यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड छोटा हो गया इसका, तो इसका क्या हो गया, छोटा अगर हो गया तो इसका लाउडनेस कम हो जाएगा, इसका लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे लाउडनेस तो क्लियर हो गया। अब टोन के बारे में हम लोग समझना था, ये टोन क्या होता है। टोन क्या होता है, साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी सिंगल हो, फ्रीक्वेंसी अगर सिंगल हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। मतलब इस तरह से हम लोग क्या देखें, टोन तक क्लियर हो गया। अब करेक्टरिस्टिक्स में जो भी हारमोनी या म्यूजिकल इंटरवल्स, म्यूजिकल स्केल, डायटोनिक, ये सारा चीज़ हम लोग जो भी बाकी है, स्पीड ऑफ साउंड, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स बाकी है उसको हम लोग क्लियर करवा लेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद इसको पूरा क्लियर कंप्लीट करवा लेंगे, उसके बाद फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।